हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद SMA। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 002 और इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्या। ठीक है, MPS 002 के मैं जितने भी ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कराऊंगी, सीरीज़ बाय सीरीज़ कराऊंगी। ये पार्ट 1 है। ठीक है, आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत में यथार्थवाद की अवधारणा के निहितार्थ अनुमान क्या है? नव यथार्थवाद की व्याख्या करें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत में यथार्थवाद और नव यथार्थवाद की व्याख्या करनी है। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अनेक प्रमुख उपागमों में से यथार्थवाद विश्व राजनीति की प्रकृति की व्याख्या करने में सबसे अधिक प्रभावी सिद्धांत सिद्ध हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे उपागम हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, परंतु सबसे ज़्यादा जो प्रभावी सिद्ध हुआ है वो ये है। एक विचारधारा के रूप में इसके वर्चस्व का कारण शायद ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियमन की विशेषताओं में युद्ध की स्थिति की व्याख्या करता है। इसके प्रभावी सिद्ध होने का कारण ये है कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में युद्ध की स्थिति का पता करता है। ठीक है, व्याख्या करता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई कमियां है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा सही है, बिल्कुल इसमें कोई कमी नहीं है, कोई कटौती नहीं है, कोई उसमें कमी कटौती कुछ है ही नहीं, इसकी भी आलोचना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में यथार्थवाद, जिसे राजनीतिक यथार्थवाद या रियल पॉलिटिक भी कहते हैं, और इसे आज भी सबसे प्रमुख विचारधारा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में इसे राजनीतिक यथार्थवाद और रियल पॉलिटिक कहते हैं, और इसे आज भी सबसे प्रमुख विचारधारा के रूप में देखा जाता है। ये सिद्धांत उन प्राचीन परंपरागत दृष्टिकोणों पर भरोसा करने का दावा करता है जिसमें यूसीडाइटिस, मैकियावेली और होब्स जैसे लेखक शामिल है। ठीक है, उन पर भरोसा करने का दावा करता है, जिसमें मैकियावेली, होब्स और यूसीडाइटिस है। और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के प्रमुख उपागम के रूप में यथार्थवाद का विकास, और यथार्थवाद का विकास कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में हुआ था। वास्तव में इसका उद्देश्य आदर्शवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। ठीक है, इसका जो उद्देश्य हुआ था वह आदर्शवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। ठीक है, वे सभी देश जिनके हित समान थे मिलकर रहते थे। ये विचार द्वितीय विश्व युद्ध के ध्वस्त कर दिया, बजाय इसके कि विश्व किस प्रकार होना चाहिए। क्या विश्व किस प्रकार होना चाहिए, वो ये इस बात पर नहीं मानते। यथार्थवादी इस बात पर बल देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विज्ञान विश्व जिस रूप में भी है उसका अध्ययन करें। वो ये नहीं मानते कि विश्व कैसा होना चाहिए, वो मानते विश्व जैसा भी है उसका वैसा ही अध्ययन करें। आदर्शवाद इस बात की खोज में थे कि युद्ध के कारण क्या थे तथा उनसे स्थायी छुटकारा किस प्रकार हो सकता है, स्थायी शांति कैसे हो सकती है। आदर्शवाद जो थे वो क्या बोलते थे कि युद्ध के क्या कारण थे, उनसे छुटकारा किस प्रकार से पाया जाए, स्थायी शांति कैसे स्थापित हो। इसके विपरीत यथार्थवादियों का विश्वास था कि युद्ध स्वाभाविक है। यथार्थवादी मानते थे कि युद्ध तो स्वाभाविक है, क्योंकि मानव की प्रकृति अधिकाधिक शक्ति अर्जित करने की है। क्योंकि मानव की जो प्रकृति है वो ये है कि अधिक से अधिक शक्ति हो। जहाँ आदर्शवाद इस बात पर बल देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का संचालन नैतिकता पर आधारित होना चाहिए, वहीं यथार्थवाद का आधार शक्ति की राजनीति और राष्ट्रीय हित का समर्थन करता है। ठीक है, जहाँ आदर्शवाद इस बात पर बल देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो संचालन है वो नैतिकता पर आधारित होना चाहिए, और परंतु वहीं यथार्थवाद का मानना है कि शक्ति की राजनीति और राष्ट्रीय हित का समर्थन करता है, जबकि यथार्थवाद मानते हैं कि शक्ति की राजनीति हो और राष्ट्रीय हित हो। यथार्थवाद राज्यों को विश्व राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण अभिकर्ता मानता है। इस तथ्य को संप्रभुता की अवधारणा से बल मिलता है। ठीक है, अभिकर्ता मानता है। संप्रभुता के द्वारा राज्य स्वतंत्र एवं स्वायत्त इकाइयों के रूप में विश्व व्यवस्था में कार्यरत रहते हैं। कि संप्रभुता के द्वारा राज्य स्वतंत्र और स्वायत्त इकाइयों के रूप में विश्व व्यवस्था में कार्यरत रहते हैं। यथार्थवाद अपनी इस धारणा पर अडिग है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्रीय राज्यों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्रीय राज्य का सर्वश्रेष्ठ स्थान है।
ये स्वीकार करते हुए भी कि गैर राज्य अभिकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में भागीदार हैं। यथार्थवाद ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि राज्य की सर्वोच्चता को आज भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, वो राष्ट्रीय राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और वो मानते हैं कि आज भी राज्य की सर्वोच्चता को कोई चुनौती नहीं दे सकता है, क्योंकि राज्य राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता की इच्छानुसार ही कार्य करते हैं। क्योंकि राज्य राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता की इच्छानुसार ही कार्य करते हैं। ठीक है, इसलिए उनकी शक्ति की शक्ति सबसे ऊपर है। यथार्थवाद के अनुसार कोई भी शक्ति राज्य से ऊपर या उससे ऊंची नहीं है। ठीक है, आधुनिक यथार्थवाद विचारों में विभिन्न किस्में हैं। हालांकि इस सिद्धांत के मुख्य सिद्धांतों के रूप में राज्य नियंत्रणवाद, अस्तित्व और स्वयं सहायता को माना जाता है। ठीक है, ये धीरे धीरे आप पढ़ लेना। राज्य नियंत्रणवाद, अस्तित्व, स्वयं सहायता। ठीक है, समकालीन यथार्थवाद अथवा नव यथार्थवाद में अंतर। समकालीन यानी आधुनिक यथार्थवाद को नव यथार्थवाद, संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है। इसका उदय 1980 के दशक में केनेथ वोल्टेज के प्रभाव में हुआ था। ठीक है, 1980 के दशक में केनेथ वोल्टेज में हुआ था। समकालीन यथार्थवाद को नव यथार्थवाद भी कहते हैं। समकालीन यानी आधुनिक, समकालीन यथार्थवाद अथवा नव यथार्थवाद। समकालीन यथार्थवाद को आधुनिक यथार्थवाद व नव यथार्थवाद भी कहते हैं। संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है। नव यथार्थ तो कुछ भी आए, समकालीन यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, आधुनिक यथार्थवाद, कुछ भी आए, ये सब एक ही है। ठीक है, नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक सिद्धांत है जो कहता है कि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना है। इसे सबसे पहले केनेथ वोल्ट ने 1979 की अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उल्लेखित किया था। इसे सबसे पहले किसने उल्लेखित किया था? केनेथ वोल्ट ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें उल्लेखित किया था। नव यथार्थवाद के साथ साथ नव उदारवाद के साथ साथ नव यथार्थवाद उत्तरी अमेरिकी राजनीति विज्ञान से उभरा और इसने E.H. कार हंस मार्गेंथाउ और रीन होल्ड निबूहर की शास्त्रीय यथार्थवाद परंपरा को पुनर्निर्मित किया। नव यथार्थवाद को शास्त्रीय यथार्थवाद पर हंस मार्गेंथाउ के लेखक से एक वैचारिक प्रस्थान के रूप में समझा जाता है। ठीक है, वैचारिक प्रस्थान के रूप में समझा जाता है नव यथार्थवाद को शास्त्रीय यथार्थवाद पर। शास्त्रीय यथार्थवाद ने मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्माण को मानवीय प्रकृति पर आधारित बताया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्माण को मानवीय प्रकृति पर आधारित बताया है और इसलिए इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व के बड़े राजनेताओं के अहंकार और भावनाओं के अधीन है। इसके विपरीत नव यथार्थवादी विचारक ये प्रस्ताव करते हैं कि संरचनात्मक बाधाएं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवहार का निर्धारण करती है, ना कि रणनीति, अहंकार या प्रेरणा का। ठीक है, नव यथार्थवादी कहते हैं ये जॉन मेयर साइमन ने अपनी पुस्तक द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में आक्रामक नव यथार्थवाद के विवरण को लेकर अपने और मार्गेंथाउ के विचारों में महत्वपूर्ण अंतर बताया। ठीक है, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी नव यथार्थवाद के विवरण को लेकर अपने और मार्गेंथाउ के जो उनके विचार थे उसमें अंतर को वो स्पष्ट किया है। इसे यथार्थवाद का ही विकसित रूप माना जा सकता है। जैसे शीत युद्ध के अंत के बाद ये माना जा रहा था कि उदार व्यवस्था की जीत हो गई है और अब दुनिया को यथार्थवाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोवियत के विघटन के बाद अमेरिका का दुनिया पर एकमात्र राज होगा। ठीक है, निरंकुश रूप से जो चाहे वह कर सकता है, क्योंकि अब उसे कोई रोकने टोकने वाली महाशक्ति नहीं रह गई है। इसलिए सोचा जा रहा था कि यथार्थवाद का प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और सभी देश अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों की तरह उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लेंगे। लेकिन कुछ ही दशकों बाद चीन के रूप में विश्व में
एक नई महाशक्ति उभरी। इसके चलते अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अमेरिकी और अन्य विद्वानों ने नव यथार्थवाद को लेकर नई रुचि जागी है। ठीक है, अन्य विद्वानों में इसको चल के लिए इसको देखते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अमेरिका व अन्य विद्वानों ने नव यथार्थवाद को लेकर अब नई रुचि जागी है। ठीक है, का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात हुई है अभी। सभी मार्क्सवादी मानते हैं कि पूरे सामाजिक विश्व की संपूर्णता में समीक्षा करनी चाहिए। सभी मार्क्सवादी क्या मानते हैं? सामाजिक विश्व की संपूर्णता से समीक्षा करनी चाहिए। अतः वे शैक्षणिक विभाजन, इतिहास, दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मनमाना असहायक मानते हैं। उनका कहना है कि किसी एक विषय का अध्ययन अन्य विषय के ज्ञान के अभाव में संभव नहीं है। ठीक है, किसी एक विषय का अध्ययन नहीं किया जा सकता और सबका भी मतलब अभाव नहीं होना चाहिए। अन्य विषयों का ज्ञान के अभाव में संभव नहीं है किसी एक विषय का अध्ययन करना, और सभी विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक विश्व का अध्ययन एक इकाई के रूप में किया जाना चाहिए। उनका सुझाव था कि सामाजिक संबंधों को सरल से आरंभ करके क्रमशः पेचीदा चित्रण करना चाहिए। मतलब सरल, आसान, पहले आसान होना चाहिए, फिर धीरे धीरे पेचीदा, कठिन होता जाए। अंत मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार विभिन्न विषयों की सीमाओं से बाहर निकलकर ही विश्व राजनीति का गतिशील अध्ययन किया जा सकता है। उनका ये मानना था कि विभिन्न विषयों की सीमाओं से बाहर निकल के ही अच्छे से गतिशील अध्ययन किया जा सकता है राजनीति का। मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत ऐसे प्रतिमान हैं जो आर्थिक और भौतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत ऐसे प्रतिमान हैं जो आर्थिक और भौतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी, ठीक है, आर्थिक और भौतिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय राज्य संघर्ष या सहयोग के उदारवादी दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं। आर्थिक पहलू और भौतिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वो आर्थिक पहलू और भौतिक पहलू पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, बल्कि राज्य संघर्ष या सहयोग के उदारवादी दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं। इसका तात्पर्य ये प्रकट करना है कि अर्थव्यवस्था अन्य चिंताओं को कैसे मात देती है, जो अध्ययन के फोकस के रूप में वर्ग के उत्थान की अनुमति देता है। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अस्थिरता का मुख्य स्रोत पूंजीवादी वैश्वीकरण होगा, विशेष रूप से दो वर्गों के बीच संघर्ष राष्ट्रीय पूंजीवादी वर्ग और महानगरीय सर्वसहारा वर्ग है। ऐतिहासिक भौतिकवाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मामलों में प्रतिक्रियाओं को समझने में मार्क्सवाद का मार्गदर्शन बनने जा रहा है। इस प्रकार मार्क्स के लिए मानव इतिहास भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने और वर्ग वर्चस्व और शोषण का विरोध करने के लिए संघर्ष रहा है। वैचारिक आलोचना के बावजूद मार्क्सवाद अपने पक्ष में मजबूत अनुभवजन्य लाभ हैं। सबसे पहले अन्याय और असमानता पर जोर देकर यह हर कालखंड के लिए बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि मानव समाज की ये दो विफलताएं कभी अनुपस्थित नहीं हो सकती। ये तो मतलब ये तो होना ही होना है, ये तो होता ही है। मतलब मानव समाज में ये तो असंभव है ही नहीं कि मतलब अन्याय ना हो, असमानता ना हो, ये तो रहेगा ही। तो इसकी जो आलोचना के बावजूद भी ये प्रासंगिक इसी वजह से है, इसके मजबूत अभिजन्य लाभ इसका यही है। मार्क्सवाद नव यथार्थवाद की तरह ही एक संरचनात्मक सिद्धांत है, लेकिन ये सैन्य राजनीतिक क्षेत्र की बजाय आर्थिक क्षेत्र पर केंद्रित है। ठीक है, संरचनात्मक सिद्धांत की तरह ही है ये मार्क्सवाद नव यथार्थवाद की तरह, लेकिन सैन्य राजनीतिक क्षेत्र की बजाय यह आर्थिक क्षेत्र पर केंद्रित है। सैन्य राजनीतिक क्षेत्र पर नहीं है, यह आर्थिक क्षेत्र पर केंद्रित है। इसका विश्लेषण आधार और अधिरचना के बीच संबंध को दर्शाता है। संरचनात्मक प्रभावों का स्रोत अराजकता नहीं है, बल्कि उत्पादन का पूंजीवादी तरीका है, जो अन्यायपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं और राज्य संबंधों को परिभाषित करता है। इस आर्थिक न्यूनतावाद को
एक केंद्रीय दोष भी माना जाता है। एक समाधान के रूप में नव ग्राम्शियन स्कूल ने एक और विकास का प्रस्ताव रखा। वैश्विक पूंजीवाद राज्य संरचना और राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं को मिलाकर वे वैचारिक वर्चस्व का सिद्धांत बनाने में कामयाब रहे। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व व्यवस्था के मूल क्षेत्रों के अंदर और बाहर शक्तिशाली अभिजात वर्ग के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से आधिपत्य बनाए रखा जाता है। वैश्विक शासन का गठन राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है जो कम विकसित और अस्थिर परिधीय देशों पर दबाव डालते हैं। मार्क्सवादी उपागम का एक अन्य तत्व है कि इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या। उनका केंद्रीय तर्क ये है कि किसी समाज का आर्थिक विकास ही उसकी समस्त ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया का निर्धारण करता है। ठीक है, मार्क्सवादी उपागम का एक अन्य तत्व ये भी है कि भौतिकवादी व्याख्या। उसका केंद्रीय तर्क ये है कि समाज का आर्थिक विकास होगा ना, जितना ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया का निर्धारण वही कर सकता है। इसका मूल अर्थ ये है कि आर्थिक विकास प्रभावी रूप से इतिहास के चालक का कार्य करता है। मार्क्स का केंद्रीय आधार इस बात की पहचान है कि उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन के संबंधों के बीच तनाव ही किसी भी समाज का आर्थिक आधार होता है। ठीक है, मार्क्सवादियों का विचार है कि समाज में निरंतर वर्ग संघर्ष होते रहते हैं। उदाहरण के लिए एंजल्स के साथ रचित कम्युनिस्टिक मैनिफेस्टो में मार्क्स ने तर्क दिया था कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। पूंजीवादी समाज में संघर्ष का मुख्य आधार पूंजीवादियों और श्रमिकों के बीच संघर्ष होता है। आलोचना, ठीक है, इसकी आलोचना भी की गई है। यथार्थवाद और उदारवादी दोनों ही इस दर्शन को राजनीति से प्रेरित मानते हैं और कहते हैं कि यह इसका नज़रिया उद्देश्यपूर्ण और पक्षपाती है। मार्क्सवाद का मानक नुकसान ये है कि यूरोपीय ज्ञानोदय और ब्रह्मवाद मूल्य से प्रेरित होने के कारण इसे यूरो केंद्रीय रूप में देखा जाता है। उत्तर प्रत्यक्षवादी इस मान्यता से असहमत है कि वर्ग संघर्ष मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसके आधार पर समूचे मानव इतिहास और बर्ताव समझा जा सकता है। ठीक है, वो इस बात को अस्वीकार करते हैं क्योंकि ये जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो हर युग हर काल में ना सिर्फ किसकी बात करती है, वर्ग संघर्ष की बात करती है और वर्ग संघर्ष से ही ये सारी चीज़ों को समझा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है। हालांकि ये नहीं है कि इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना योगदान नहीं दिया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसने अपना योगदान दिया, पर ये जो पूरी विचारधारा है वर्ग संघर्ष, असमानता, भेदभाव इसी के ऊपर चली आ रही है, तो इसकी कटु आलोचना की गई है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये है, समकालीन आर्थिक व्यवस्था में दक्षिण सहयोग के महत्व को उजागर कीजिए। विकासशील देशों ने संगठित होने के लिए जो क्या थे, एक विकसित देश होते, एक विकासशील देश होते। विकासशील देश के तो जिनका अभी तक विकास नहीं हुआ होता है, विकास की सीढ़ी चढ़ रहे होते। ठीक है, तो विकासशील देशों ने संगठित होकर मतलब एकजुट होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय असाम्य का सामना करने के लिए दक्षिण सहयोग के लिए निष्ठा और लगन से प्रयास आरंभ कर दिए थे। ठीक है, विकासशील देशों ने सभी एकजुट होकर और अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिण सहयोग के माध्यम से एकजुट होने का प्रयास किया। ठीक है, विकासशील देशों को दक्षिण संवाद की प्रक्रिया द्वारा आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी विकसित देशों पर निर्भरता को कम करने की प्रक्रिया दक्षिण सहयोग के नाम से जानी जाती है, ताकि क्या हो सके, वे सभी विकासशील देश एक जगह मतलब संगठित हो जाएंगे तो उनकी आत्मनिर्भरता क्या है, विकसित देशों पर कम हो जाएगी। उन्हें कुछ भी ज़रूरत होगी तकनीकी किसी भी चीज़ की तो वो एक दूसरे से आपस में कर लेंगे। दक्षिण सहयोग के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसके दक्षिण सहयोग के कारण क्या हुआ, विकासशील देशों में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, एक नया युग आया उनके लिए। इसके अंतर्गत तकनीकी आदान प्रदान की प्रक्रिया तेज हुई। विकासशील देश 1980 के दशक
के आरंभ से विकास के लिए आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस उद्देश्य को ही लोकप्रिय भाषा में दक्षिण दक्षिण सहयोग के नाम से जाना जाता है। नई दिल्ली में 182 में हुए एक सम्मेलन में 77 विकासशील देशों ने भाग लिया था। ठीक है, नई दिल्ली में इसका एक सम्मेलन हुआ था 1982 में। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 77 विकासशील देशों ने भाग लिया था। तब से इस समूह को 77 समूह कहा जाता है। चाहे अब इस समूह के सदस्य देशों की संख्या 125 हो गई हो, चाहे अब इसके देशों की सदस्य देशों की संख्या 125 हो गई हो, परंतु उसे फिर भी 77 नाम से जाना जाता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग की दिशा में जो विभिन्न प्रयास किए गए हैं उनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। ठीक है, जो प्रयास किए गए वो इस प्रकार है। कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं? अंडाक सम्मेलन, ठीक है, ये देख लेना आप लोग। इजी लैंग्वेज में एक दो बार पढ़ोगे ना, समझोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के उद्देश्यों और संगठीय ढांचे का वर्णन कीजिए। विश्व व्यापार संगठन WTO के उद्देश्यों के संगठन ढांचे का वर्णन करें। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन एक संस्था है, ठीक है, एक एजेंसी है जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार के नियमों को उदार बनाती है और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली भी कहते हैं। और इसे बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली और व्यापार से संबंधित है ये। ठीक है, व्यापार कराती, व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय क्या होता है? बहुत सारे देशों के बीच व्यापार कराना, दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार कराना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कराती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है। विश्व व्यापार से संगठित जो भी मुद्दे होते हैं उसको बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1947 से 1995 तक गेट व्यापार समझौते करने की एक जनसभा था। ठीक है, 1947 से 1995 तक गेट जो है व्यापार से संबंधित नियम बनाता था। ठीक है, गेट था पहले, और फिर उसका पुनर्स्थापन कर दिया गया, पुनर्निर्माण के रूप में WTO को बनाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जहाँ गेट मूलतः सामान के व्यापार पर ध्यान देता था, वहीं विश्व व्यापार संगठन वस्तुओं के अतिरिक्त सभी सीमा पार से होने वाले व्यापार जिनका संबंध सेवाओं से, विचारों से तथा व्यक्तियों के आवागमन से है। ठीक है, जो गेट जो होता ना, सिर्फ वो पता है व्यापार पर ध्यान देता था। अब इसमें पुनर्निर्माण किया गया, इसका पुनर्संगठन किया गया, उसमें नयापन लाया गया, उसके बाद इसके WTO बनाया गया, उसमें और चीज़ों को ऐड किया गया। विश्व व्यापार संगठन का मूलभूत सिद्धांत है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय परिवेश की स्थापना की जाए जिसमें वस्तुओं, सेवाओं तथा विचारों का निर्बाध आना जाना हो सके। विश्व व्यापार संगठन के 4 प्रमुख दिशा निर्देश हैं। बिना किसी भेदभाव के व्यापार बाजारों में सभी की मुक्ति और प्रगतिशील पहुंच, उचित प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन तथा उत्साहवर्धन विकास और आर्थिक सुविधाएं। कुल विश्व व्यापार का लगभग 90% विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से होता है। विश्व का जितना भी व्यापार है ना, उसका 90% व्यापार इसी से होता है, WTO के माध्यम से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। ठीक है, या आप लोग पढ़ लेना। ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, पांचवा क्वेश्चन, प्रबंधन में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
ठीक है। प्रबंधन के रूप में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के अंग के रूप में स्थापित विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विभिन्न देशों की मुद्रा और वित्तीय व्यवस्था का संचालन करती है। ठीक है, वित्तीय व्यवस्था से संबंधित है IMF। ठीक है, और विश्व बैंक के बारे में मूलभूत अंतर है कि बैंक की स्थापना एक विकास संगठन है, वित्तीय व्यवस्था को देखती है वो IMF, और विश्व बैंक विकास से संबंधित है, जबकि यह सहकारी संगठन के रूप में स्थापित है। विश्व बैंक विश्व के विकासशील राष्ट्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। दूसरी ओर IMF का गठन वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उच्च रोजगार, गरीबी को कम करने और वित्तीय बढ़ावा देने के लिए किया गया। ठीक है, विश्व बैंक जो विकासशील राष्ट्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, और IMF का रोजगार से संबंधित वित्तीय स्थिरता स्थापित करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार, उच्च रोजगार से संबंधित ये वित्तीय स्थिरता ना हो, मुद्रास्फीति ना हो, इन सारी चीज़ों को देखता है। IMF वैश्विक मौद्रिक प्रणाली को बनाए रखने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जबकि विश्व बैंक विकासशील देशों को वित्त एवं सलाह देने के लिए स्थापित एक वैश्विक संगठन है। ठीक है, IMF क्या है? वैश्विक मौद्रिक प्रणाली को बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जबकि विश्व एक विकासशील देशों की जो वित्त से संबंधित, पैसों से संबंधित सलाह देता है, स्थापित वैश्विक संगठन है। उन्हें आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए विश्व बैंक है, उन्हें आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए विश्व बैंक है। IMF वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि विश्व बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, जो IMF है वो क्या आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है, मुद्रास्फीति ना हो, वैश्विक स्तर पर स्थिरता, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखता है, जबकि विश्व बैंक क्या करता है आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, विकासशील देशों को सहायता करता है। IMF का लक्ष्य वित्तीय क्षेत्रों और मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित सभी मुद्दों से निपटना, जबकि विश्व बैंक का लक्ष्य गरीबी को कम करना और अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन विकास को बढ़ाना है। ठीक है, IMF मुद्रा कोष एक ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसने 1947 में अपना परिचालन शुरू किया था, और IMF एक स्वायत्त निकाय है। IMF के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या लगभग 188 है। IMF अपने सदस्य राष्ट्रों को रियायती और गैर रियायती ऋण देता है। सदस्य राष्ट्रों को IMF ऋण देता है। IMF का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की देखभाल करना, वित्तीय स्थिरता लाना, विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना, गरीबी को कम करना, रोजगार उत्पन्न करना और अर्थव्यवस्था के सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। 2012 में IMF के संचालन का क्षेत्र और बढ़ाया गया और अब यह मैक्रो इकोनॉमिक्स और वित्त से संबंधित सभी मामलों की देखरेख भी करता है। सदस्य राष्ट्रीय निधि में वित्त का योगदान एक निश्चित कोटे में करते हैं, जो उनकी राष्ट्रीय आय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुसार तय की जाती है। देश के आधार पर अधिकारों और मतदान शक्ति को निर्धारित करने के लिए कोटा को आधार के रूप में लिया जाता है। विश्व बैंक एक वैश्विक संगठन है जो विकासशील देशों को ऋण प्रदान करने और गरीबी को समाप्त करने के लिए काम करता है। इसका गठन 1944 में इसका गठन कब हुआ था? 1944 में। ये समझ लेना, जो IMF है ना, IMF का जो मुख्य कार्य वो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की देखरेख करना, वित्तीय स्थिरता, मतलब जो रेट मुद्रास्फीति ना हो जाए और रेट जैसे डॉलर के रेट बहुत ज़्यादा ना हो जाए, अपनी इंडिया की करेंसी बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, ये सारी चीज़ों को वैश्विक स्तर पर देखता है। ठीक है, और जो विश्व बैंक भी जो है, विश्व बैंक क्या करता है? विकासशील देशों के विकास के लिए काम करता है, उन्हें ऋण देता है, अपने सदस्य देशों को, गरीबी को कम करता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में की गई थी, जिसकी शुरुआत एकल संगठन के रूप में हुई थी, लेकिन अब ये 5 संगठनों का समूह है। ठीक है, ये देख लेना, 5 संगठनों का समूह है।
IMF और विश्व बैंक के बीच अंतर, ये देख लेना आप लोग। निष्कर्ष, IMF और विश्व बैंक दो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूट हैं, ब्रिटेन वुड्स के इंस्टीट्यूट हैं जो 1944 में गठित किए गए थे। इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कई चीज़ें समान है, ठीक है, इनमें कई चीज़ें समान है। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और आर्थिक प्रणाली का समर्थन करते हैं। दुनिया के लगभग सभी देश इन दोनों संगठनों के सदस्य हैं। छठा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संजातीय द्वंद्वों के जिम्मेदार कारकों की व्याख्या। छठा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संजातीय द्वंद्वों के जिम्मेदार कारणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। सामान्य विशेषता, संजातीय समूह हम किसे कहते हैं, जो सामान्य विशेषता रखता है। और ये सामान्य विशेषता क्या होती है, जिनका साझा इतिहास हो, धर्म हो, भाषा हो, संस्कृति हो। यानी जिन लोगों का अपना एक अलग इतिहास हो, अपनी एक अलग संस्कृति हो, अपनी अलग एक भाषा हो, उन सभी को हम संजातीयता की श्रेणी में रखते हैं। अन्य समूह से इनकी भिन्नता होती है, यानी समाज में अनेक लोग निवास करते हैं, कोई एक ही लोग थोड़ा निवास करते हैं, अलग धर्म, संस्कृति, भाषा के लोग निवास करते हैं। उनमें से इनकी भिन्नता होती है, यानी इन लोगों की अपनी एक अलग सामान्य विशेषता होती है। ये दूसरों से अपने आप को अलग बनाए रखना चाहते हैं और ये अपने अलगपन की पहचान को बनाए रखने के लिए विशेष बिंदु का सहारा लेते हैं, यानी अपना एक अलग समूह बनाकर रखते हैं, अपनी अलग संस्कृति बनाकर रहते हैं और एक विशेष भूभाग पर संगठित होकर निवास करते हैं। संजातीयता के कारण क्या हुआ है, राष्ट्र की विचारधारा का ह्रास हुआ है। संजातीयता ने किस प्रकार राष्ट्र की विचारधारा को नुकसान पहुंचाया, यानी नेशन की विचारधारा एक, ठीक है, राष्ट्र के तौर पर हम भारत को ले सकते हैं। जब कभी हम अपना परिचय देते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम एक भारतीय हैं। और इन संजातीय समूह ने भारतीय होने के अर्थ को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ये जब अपना परिचय देते हैं, हम अमेरिका में तो हम कहीं भी जाते हैं, हम अमेरिका में गए तो हम अपना परिचय कैसे देंगे, हम ये बोलेंगे ना हम भारतीय है। पर इन संजातीय समूह ने अपने भारतीय होने के अर्थ को नुकसान पहुँचाया, क्योंकि अपनी संजातीयता पहचान को सबसे आगे रखते हैं। अब ये राष्ट्रीयता में शामिल होने वाले कारण, एक राष्ट्रीयता में हम अपने आप को तब शामिल करते हैं जब कोई एक राष्ट्रीयता में जब कोई राष्ट्रीय मुद्दा सामने आता है, जब हमारे अंदर का देश प्रेम जागरूक होता है, या फिर जब देश के बाहरी संकट से निपटना होता है। बाहरी संकट से कोई देश प्रेम, तब अंदर का देश प्रेम जागरूक होता है। जब देश के मान सम्मान या राष्ट्रीय प्रतीकों के मान सम्मान की बात हो तो हमारे अंदर का देश प्रेम जागरूक हो जाता है। देखें ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भूल जाते हैं, सब इंडिया को शेयर करते हैं, इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत जाए। तो ये क्या है, कोई राष्ट्रीय मुद्दा होता है, कोई युद्ध होता है, कुछ भी होता है, तब हम चाहते हैं ना हमारा देश जीत जाए, तब हम भूल जाते हैं, तब हमारा देश प्रेम जागरूक हो जाता है। संजातीयता के अनेक कारण हैं, उनकी एक पहचान, एक संस्कृति, उनका एक इतिहास, उनकी आकांक्षाएं, ये सारी चीज़ें उन्हें अलग पहचान देती हैं और ये सारी चीज़ें संजातीयता को दर्शाती हैं। और इस अलगपन की मांग राष्ट्रीयता की विचारधारा को हानि पहुंचाती है। संजातीयता का आरोप है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, बहुसंख्यक लोगों द्वारा, सरकार द्वारा उनके अस्तित्व को ठुकराया जा रहा है। पहचान, संस्कृति, इतिहास, आकांक्षाओं की उपेक्षा की जा रही है। उनका यह आरोप है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। इन सारी बातों को आधार बनाकर वे समय समय पर विद्रोह करते रहते हैं। और विद्रोह के अगर हम प्रकार की बात करें तो वह हिंसक भी होते हैं और कई बार उग्र रूप लेने की वजह से आतंकवाद व नक्सलवाद का रूप भी ले लेते हैं। विश्व में 862 प्रमुख संजातीयता समूह हैं। इसके अलावा पूरे विश्व में 3000 से भी ज़्यादा छोटे संजातीयता समूह हैं, ठीक है, ये आप देख लेना। ये क्या है, निर्जातीयता संघर्ष के कारणों की विवेचना, पूरा विवरण है, ठीक है, देख लेना किन कारणों से होता है। भारत में निर्जातीयता संघर्ष के मुख्य कारण भाषा, धर्म, संस्कृति, इन सब के को आधार बनाकर ये समय समय पर क्या करते रहते हैं, विद्रोह करते रहते हैं।
ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।